Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631946. Let's discuss. We're going to discuss past paper 2016, Sargodha University. So let's see. हम डिस्कस कर रहे थे लिस्ट्रेट मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा एज आ साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ लस्ट। मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि इसकी समरी को अच्छी तरह याद कर लें, बड़ी हेल्प देगी आपकी। ठीक है, उसके अंदर करैक्टर जिनके अंदर आपको फील होता है कि वो लस्टी हैं और लस्ट पूरी कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर दें और आपका क्वेश्चन बड़े अच्छे से बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। डिस्कस द वेरियस थीम्स इन जैज़। लें जी, जैज़ के अंदर कौन कौन से थीम हैं हम उनको डिस्कस करते हैं और जैज़ प्ले के अंदर हमें कौन कौन से थीम मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये चीज़ें नोट कर लें कि मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो है, एक तो सिविल वार दिखाई गई है, 10 साल की सिविल वार जो है वो शो की गई है इसके अंदर। एजरा मेनॉन जो है वो 10 साल की जंग पे गया हुआ है, उसके पीछे उसकी वाइफ ने एडम ब्रंट से ताल्लुक़ बना लिए हैं, वो न्यूयॉर्क जाती है, बेटी जो है उसका ताक़ब करती रहती है कि ये मेरे बाप के साथ बेवफाई कर रही है और वो उससे बड़ी नाराज़ है अपनी मदर से। एजरा मेनॉन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रोल वही अदा कर रहा है जो कि एगमेम्नान जो है वो एस्किलस के प्ले के अंदर अदा कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूजीन ओनील ने कोई मेक इट न्यू जो एजरा मेनॉन का जो एजरा पाउंड का जो फार्मूला है उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि एजरा जो है वो क्रिस्टन, जैसे एजरा यहाँ पे एक एजरा जो है वो रोल अदा कर रहा है एगमेम्नान का, तो क्रिस्टन जो है वो क्लैटेमनेस्ट्रा जो एगमेम्नान का प्ले है उसका रोल अदा कर रही है, यानी क्लैटेमनेस्ट्रा का रोल यहाँ पे क्रिस्टन अदा कर रही है। ठीक है, और बहुत सारी सिंबलिज्म के ज़रिए इसमें बातें की गई। डिस्कस द वेरियस थीम्स, डिस्कस द वेरियस थीम इन द प्ले, इन द नावल। कौन से नावल में? जैज़ के अंदर। जैज़ का जो नावल है टोनी मॉरिसन का, उसके अंदर कौन कौन से थीम है ज़रा डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ निकाले हैं और मैं डिस्कस करता हूँ। इसका मैंने आपको शायद वो सेंड किया, उसको भी पढ़िएगा। पहली तो बात है इसके अंदर लव और रोमांस का थीम। ठीक है, फिर रेशियल थीम है, रेस का थीम है। ठीक है, दूसरा चीटिंग का थीम है। हम देखते हैं कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को चीट कर रहा है, चीटिंग का थीम है। एज का थीम है, एजिंग फैक्टर जो है, एज थीम भी मिलता है कि 50+ दोनों हस्बैंड वाइफ है और वो एक मतलब ब्यूटीफुल डॉर्कस लड़की है और वो मज़ीद अपने ओल्ड लवर को पसंद नहीं कर रही और यंग लवर की तरफ, तो एज का थीम है। ठीक है, फिर नॉस्टैल्जिया भी है। नॉस्टैल्जिया का मतलब कोई बताएगा आप में से? नॉस्टैल्जिया भी इसके अंदर। फिर जनरेशन का थीम है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑर्फनेज का थीम है। ऑर्फनेज क्या होता है कि सारे करैक्टर ऐसे लगते हैं हमें जैसे वो ऑर्फन ही हैं, ऑर्फनेज। नहीं जी, इतने ही थीम जो है वो काफ़ी है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी बात की गई है, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कि आपको वो पीछे उनकी लाइफ में ले जाती है कि फ़लाँ करैक्टर ऐसा तो ऐसा क्यों है, वो फिर मज़ीद उनको डिग डाउन करती है, उसको खोजती है उसको मज़ीद। चलें जी, लेट्स डिस्कस वेरियस थीम। पहली तो बात है रोमांस का थीम है। आपको पता है कि 2 हस्बैंड वाइफ है, उसमें एक जो है और एक वॉलेट है। वॉलेट जो है वो बड़ी एक एंग्री औरत है और उसके हस्बैंड के साथ भी अच्छे ताल्लुक़ नहीं है। दोनों जो हैं बड़ी उन्होंने डिस्ट्रेस्ड लाइफ गुजारी है, यानी वो कहाँ से चले और फिर आके न्यूयॉर्क सेट हो गए हैं। लेकिन उनकी और जो है वो काम करता है ज्वेलरी का। उसे एक औरत से मुलाकात होती है उसकी,
और उस औरत के वो घर, वो एजेड होती है, उस औरत की एक नीस है, मतलब उसकी नीस है, वो उसकी देखभाल कर रही है, उसको पाल रही है। उसका नाम है डॉर्कस। डॉर्कस के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाता है, कमरा हायर करता है, अक्सर उससे मिलता है अपनी पड़ोसन से, और उसको ज्वेलरी और तोहफ़े देता रहता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं वो रोमांस जो है एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वो रोमांस का थीम इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एज का थीम इस तरह बनता है कि एजेड बंदे से वो उकता जाती है और वो अपनी एज का कोई लवर जो है वो तलाश करना चाहती है। एक्टन नामी कोई एक बंदा है, लड़का है, जो कि बड़ा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, उसकी तरफ इन्वॉल्व हो जाती है। वो उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती, वो उसे कत्ल कर देता है। और वहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कालों की जो ब्लैक अमेरिकन है, उनके वहाँ पुलिस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, ना तो एम्बुलेंस आती है ना पुलिस आती है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया, बड़े डिप्राइव्ड से लोग हैं। उसके बाद रेशियल थीम भी दिखाया गया कि गोल्डन ग्रे को याद करें, मतलब गोल्डन ग्रे एक रेशियल थीम है, उसे सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। वो कहता है मेरा फादर कौन है, उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो वाइल्ड एक ब्लैक औरत मिलती है तो वहाँ उसको ले जाता है अपने फादर के कॉटेज पे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो विलियम जो वर्ड्सवर्थ ग्रे है, वो अपनी बेटी को घर से निकाल देता है एक गुलाम के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन की वजह से। चीटिंग का थीम कि हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है। एज का थीम मैंने डिस्कस, नॉस्टैल्जिया, लोग कैरेक्टर पीछे सोचते हैं कि क्या दिन थे, क्या करते थे, ठीक है। जनरेशन का थीम है। ऑर्फन, सारे कैरेक्टर हमें ऑर्फन नज़र आते हैं। मतलब आप जो को देख लें तो जो है वो भी ऑर्फन है। आप डॉर्कस को देख लें तो डॉर्कस भी ऑर्फन होती है। आप वायलट को देख लें, वो भी ऑर्फन होती है। तो इस तरह जो कैरेक्टर जो है मोस्टली ऑर्फन का भी थीम, इसके ऑर्फनेज का थीम जो है इसके अंदर मौजूद है। तो आप उसको, जो मैंने आपको सेंड किया, उसको ज़रा एक दफ़ा देखिएगा। ये थीम आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हर दफ़ा तकरीबन आता है, ठीक है। ये जैज़ की समरी आ जाएगी, जो का करैक्टर आ जाएगा, वॉलेट का करैक्टर आ जाएगा। मैंने बड़े अच्छे अंदाज से आपको ये पढ़ाया हुआ है और ये जाना नहीं चाहिए, आप मुफ्त के नंबर हैं। एग्जामिन क्रिटिकली द सिग्निफिकेंस टाइटल ऑफ द फेयरवेल टू आर्म्स। कहता है जी फेयरवेल टू आर्म्स का जो करैक्टर है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेयरवेल टू आर्म्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द फेयरवेल टू द आर्म्स। आप फेयरवेल टू आर्म्स की कहता सिग्निफिकेंस उस टाइटल की बताएं। अच्छा, जॉन डन का एक सरमन है, ये उससे टाइटल लिया गया है। जॉन डन का एक सरमन है आ फेयरवेल, नो ये वो फॉर होम द बेल टॉल का है। आ फेयरवेल टू आर्म्स जो है, इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह से है। ये एक हेमिंगवॉय का एक नावल है, और हेमिंगवॉय जो है इसके अंदर दिखा रहा है कि जंगों को जैसा हम समझते हैं वो वैसा नहीं है। इसके अंदर जो इसका हीरो है वो बड़ा प्रोटैगनिस्ट जो है वो बड़ा, इसके प्रोटैगनिस्ट अक्सर जो हैं वो बड़े कोड हीरो जाने जाते हैं, बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। हेमिंगवॉय जो है वो खुद जो है वो जॉब करता रहा है एम्बुलेंस ड्राइवर की वर्ल्ड वार 1 के दौरान। तो अब रेड क्रॉस एम्बुलेंस का जो वर्क है वो करता रहा है। तो ये इसका प्रोटैगनिस्ट वो खुद भी ज़ख्मी हुआ था, वाउंड हुआ था। तो बिल्कुल इसी तरह उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो ज़ख्मी होता है और उसी तरह उसके साथ होता है। और यहाँ पे उसे एक नर्स मिलती है, कैथराइन बैर्कले। उसके साथ वो इलेजिटिमेट रिलेशन बनाता है, फिर उसके साथ भाग जाता है। लड़ाई चल रही है किसके दरमियान, इटली और फाशिस्ट जर्मनी के दरमियान, ठीक है। यानी इटली का साथ दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिया था अमेरिकन ने इटली का, ठीक है। तो अब ये दो जंगें, और जर्मन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, उनके साथ लड़ाई चल रही है। जर्मनी जो है अल्टीमेटली जीत रहा होता है, तो हेनरी जो है वो अक्सर जो इटली के लोग थे सोल्जर एक दूसरे को मार रहे थे। ये वहाँ से स्विट्ज़रलैंड बार्कले को लेके दौड़ जाता है। वहाँ पे बार्कले पहले ही प्रेग्नेंट होती है और उसकी डेथ हो जाती है, और ये परेशान, ऊपर से बारिश हो रही होती है और अपने कमरे की तरफ लौट रहा होता है। फेयरवेल टू आर्म्स जो है वो एक साइन है, एक रिफ्लेक्शन है कि जंगों को खुदा हाफिज,
जंगें जैसी आपको दिखाई देती हैं कि मैं जंगों में एंजॉय करूंगा, और हेनरी ने इसीलिए आया था कि वो एंजॉय करेगा जंग में, लेकिन जंग जो है वो एंजॉयमेंट नहीं है, वहां तो मौत होती है। तो फेयरवेल जो आर्म्स जो है ये इसके अंदर एक लेफ्टिनेंट हेनरी है, और उसके मुकाबले में जो उसकी प्रोटैगनिस्ट जो उसकी है हीरोइन जो है वो कैथरीन बार्कले है। कैथरीन बार्कले जो है वो उससे प्यार करती है, और उसने बैकग्राउंड में जंग दिखाई है जर्मनी और इटली की, और उसको डिस्कस किया। और इस टाइटल से मुराद ये है कि जंगों को जो हम समझते हैं जंगें वैसी नहीं होती, इट इज़ नॉट व्हाट वी थिंक, जो हम उसको समझते हैं वो ऐसी नहीं होती। अगर आपको इसको चाहिए तो मैं इसका आपको स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा, बल्कि मैंने सेंड किया होगा, चेक करें। आगे जी, एग्जामन कहता है कि डिस्कस एशबेरी एज अ मॉडर्न पोएट। हमने डिस्कस करना है जॉन एशबेरी एज अ मॉडर्न पोएट। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर जो हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जॉन एशबेरी पे। आप जॉन एशबेरी जो है मेरे नाम से मेरा नाम लिखें, जॉन एशबेरी लिखें, सर राना लिख देना, बाई सर राना। यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर लें और ज़रूर इसको सुने। इसके ऊपर मैंने, ये एक मॉडर्न पोएट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोएट है। सिंबलिज्म में बात करता है, रियलिज्म और आइडियलिज्म का ब्लेंड देता है, सुरलिज्म, डाडाइज़म्स और जितनी भी 20वीं सेंचुरी की मॉडर्न मूवमेंट्स जो हैं, इज़म जो है, उनको इन्फ्यूज़ करता है अपनी पोइट्री के अंदर, और पता ही नहीं चलता कि वो क्या क्या रहा है। ठीक है, इतनी इमेजेस और मेटाफर्स यूज़ करता है कि कंफ्यूज कर देता है पढ़ने वाले को। क्रिटिकली एवेल्युएट वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, मेंडिंग वॉल्स और स्टिल सिटीजन स्पैरो। आपको मैंने बताया हुआ है कि मेंडिंग वॉल जो है एक यंग मैन है और एक ओल्ड मैन है, और ये क्या करते हैं, ये दीवार बनाते हैं, और एक बंदा और ये दोनों मिलकर दीवार बनाते हैं, नेचर इसको गिरा देती है। तो नेचर नहीं चाहती कि इंसानों के दरमियान कोई रुकावट हो, कोई बैरियर हो, कोई वाल हो, लेकिन इंसान जो है ये बिलीव करता है, ये ओल्ड मैन बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, वो कहता है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स, जितना आपके स्ट्रॉन्ग बैरियर होगा, जितनी की स्ट्रॉन्ग हमारी वाल होगी, हमारे उतने ही तल्लुकात अच्छे रहेंगे। तो ये मतलब इस तरह की कोई नेचर ऐसा नहीं चाहती। पोएट भी चाहता है कि ऐसा ना हो, स्पीकर जो है वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो ओल्ड मैन जो है वो पसंद नहीं करता कि दीवार ना हो, वो कहता दीवार हो। स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पीकर जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से हम जिन लोगों को घटिया समझते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल काम के नहीं है, ये तो भाई सफाई करने वाले हैं, वो कहते हैं ये सफाई करने वाले तो नबी होते हैं। आपको याद नहीं है कि कितना यहाँ पे जब लोगों की डेथ हुई थी, दोबारा से स्टार्ट हुई थी दुनिया, दोबारा से आबाद हुई थी नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त, और यहाँ पे इतने डेड बॉडीज़ थे, और उन डेड बॉडी को किसने सफाई की थी उनकी? यही वल्चर ने की थी जिसका न्यूड हेड है, जो बिल्कुल बदसूरत है। तुम ऑर्चर्ड में पानी पीती हो और चिड़िया अपने आप पे यानी इतराओ नहीं, गुरूर ना करो अपनी ब्यूटी पे, खूबसूरती पे, इसको ज़रा बुलंद होने दो, ये देखना कैसे सफाई करती है। इसको नेचर ने जो टास्क दिया वो उससे 1 मिनट भी पीछे नहीं हटती। यानी वो गुडनेस देख रहा है किसमें, जिनको हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते ऐसे लोगों को। हमारे पास एक और है पेपर, ये आपकी यूनिवर्सिटी का तो नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन वैसे ही हैं। सिल्विया प्लैथ इज़ अ पोएट एंड मच कंसर्न्ड अबाउट द वुमेन्स पोजीशन इन द मॉडर्न सोसाइटी। सिल्विया प्लैथ जो है वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, किसके लिए, फ़ीमेल के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करती है। ठीक है, और उसने डिस्कस किया है, बड़ा डिटेल डिस्कस, उसकी अपनी लाइफ एक कन्फेशनल, एक पोएट्रेस है, और उसकी अपनी लाइफ भी बड़ी ट्रॉमेटिक गुजरी है। शी राउंड अबाउट कोई 8 उसकी बर्थ थी, उसकी बर्थ के ऊपर कोई राउंड अबाउट 8th बर्थडे के ऊपर उसके वालिद की डेथ हो जाती है, एंड शी वॉज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। What happened after that? She met one of the British poet, Ted Hughes.
टेड ह्यूज से मुलाकात होती है, इन्फ्लुएंस होती है, शादी कर लेती है, 2 बच्चे होते हैं, फ्रेडा और उसके बाद नाइक्लोस भी खुदकुशी कर लेता है लेटर, क्योंकि उसकी मदर भी एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ में इन्वॉल्व थी। उसने बचपन में भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेटर और तकरीबन 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है, अल्टीमेटली तीसरी में कामयाब हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसका हस्बैंड जो है एक और लेडी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, आसिया वेवल नामी, कोई आसिया नामी औरत से, जो कि एक कैनेडियन एक पोइट की, राइटर की वो वाइफ होती है। और जब ये मतलब सिल्विया प्लेथ को पता चलता है तो वो काफ़ी नाराज़ होती है टेड ह्यूज से, लेकिन वो कहता है कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा इस एशिया को वो नहीं छोड़ता और इसको छोड़ देता है। और वो उस पर काफ़ी परेशान होती है, यानी उसके अंदर उसने अपनी पोइट्री के अंदर भी यही बातें बताई हैं। डाइविंग इन टू द रिक जो है एडन रिच की पोइट्री है, और इसके अंदर वो बताती है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो उनकी परेशानियाँ, जो भी मसाइल हैं उनको वो यानी डाइव करने के लिए जा रही है, गोता खाएगी और तलाश करेगी कहाँ कहाँ मसले मसाइल फ़ीमेल के साथ मौजूद हैं, और वो डिस्कस करती है। स्टिल सिटीजन स्पैरो इज़ अ मॉरल एलेगरी, इसके ऊपर मैंने अभी आपको सेंड कर दी है, इसको आपने ज़रूर देखना। और उसके बाद डिस्कस क्रिटिकली एवेल्यूएट द जॉन एशबेरीज पोएम मेलोडिक ट्रेन्स। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा इज़ अ मॉडर्न ट्रेजेडी, डिस्कस, ये अभी हमने डिस्कस किया। मेलोडिक ट्रेन को हमने डिस्कस किया, ये भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस और एवेल्यूएट जॉन एशबेरी मेलोडिक ट्रेन्स एज ए मॉडर्न पैराबल। पैराबल का मतलब होता है स्टोरी, यानी ये एक मॉडर्न स्टोरी है, इसको डिस्कस करें। तो उसमें वो बताता है कि किस तरह से इंसान जो है वो परेशान है, जो आपको नज़र आता है वैसा इंसान नहीं है। मैंने कपड़े पहने हैं, मैं अंदर से क्या हूँ, देखें उसने भी घड़ी पहनी है, मैंने भी घड़ी पहनी है, ठीक है। जो मैंने पहना हुआ कोट कहता है कि अब मेरे कपड़ों से कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या है। लोग जो हैं वो क्या हैं, पिसा टावर की तरह हैं, ठीक है, झुके हुए हैं अपनी ख्वाहिशात की तरफ, मंजिल पे पहुंचने के लिए बेचैन हैं। लेकिन जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो कहता है मंजिल भी मंजिल नहीं होती, उसके लिए फिर एक मंजिल की तैयारी शुरू हो जाती है। इंसान जो है वो बड़ा, यानी वो पहले बच्चा होता है, फिर मिडल एज में आता है, फिर वो मतलब ओल्ड एज में आता है, अल्टीमेटली डेथ की तरफ आ जाता है। फिर जब उसकी मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं, मतलब लोग उसे पकड़ के फिर बड़े तरीके से उसे कब्र में डाल के आते हैं। तो इसी तरह कहता है कि एक लंबी जर्नी जो है वो तय करके जब इंसान आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, खुश आमदीद। वो जो उसको नहलाना, फिर वो उसे मतलब कब्र तक लेकर जाना, वो जैसे कैप लहरा रहे हैं आखिर में वो बताता है। तो एक पूरी उसने एक जर्नी बता दी है, उसमें वो एक डेथ का थीम भी इसके अंदर मौजूद है। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा मॉडर्न ट्रेजेडी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इसको कंपेयर करके बता दें। उसने एक मॉडर्न रीन्यू करने की कोशिश की है, बल्कि वो लिया गया है एगमेमनान स्टोरी से, जो कि एस्केलस की स्टोरी है। एस्केलस की स्टोरी इस तरह से है कि एक एगमेमनान एक 10 साल की जंग पे एक बादशाह गया हुआ है और ट्राय से वो जीत कर आया, और कैसेंड्रा एक कनकुबाइन और एक मिस्ट्रेस को भी साथ लाया है। अब उसकी बीवी जो है वो एजिस्थियस उसके कज़न के साथ मिल के उसको मार देती है, और बल्कि उसकी जो कनकुबाइन उसकी मिस्ट्रेस होती है कैसेंड्रा, उसको भी मार देती है। और उसके बाद उसका जो बेटा है वो उससे बदला लेता है, ठीक है। अरिस्टियस उसका नाम होता है एगमेमनान का। तो मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा इज़ अ मॉडर्न ट्रेजेडी, इसको कंपेयर करके बता दें कि उसको रीन्यू करने की कोशिश की है। साइकोलॉजिकल जो सेगमेंट फ्राइड के जो मतलब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस अंदर डाल के उसने बताया है कि कैसे इंसान अपनी ख्वाहिशत को सप्रेस करता रहे तो क्या से क्या बन जाता है, जैसे वो इंसेस्टुअस हो जाते हैं। पर्सनल ग्रजेस ऑफ द रिविलरीज प्ले सिग्निफाइज इन अ विच ट्रायल्स है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ होती है, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको कहते हैं हिस्टीरिया। ये मोस्टली फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। हिस्टीरिया जो है इसके अंदर दिखाया गया है, और हिस्टीरिया किस तरह के एक दूसरे के साथ पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो फीमेल निकाल रही हैं, मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये एक यानी जो सैलम विचक्राफ्ट स्पेशली क्रूसिबल जो है वो एक रिविलरी है, ये एक फ़ाइट है, ठीक है, ग्रज है एक दूसरे के ख़िलाफ़। आप सारा डिस्कस कर दे समरी, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट डज़ द नावल टाइटल मीन फॉर होम द बेल टॉल। ये आपका है ही नहीं, एनी हो। इसके टाइटल का मैंने आपको बताया कि जॉन डन के एक सरमन से लिया गया है, और उसमें ये कहता है कि इंसान जो है वो पूरी एक खुद एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और जब इंसान किसी इंसान की डेथ होती है तो उसमें हम भी डिमिनिश हो जाते हैं,
इंसान भी कहता मैं भी उसके साथ डिमिनिश हो जाता हूँ, मेरी भी थोड़ी सी डेथ हो जाती है, हम भी मर जाते हैं क्योंकि हम पूरी इंसानियत का हिस्सा है। ये उससे लिया गया। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।